नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल की सियासी बिसात इस वक्त बिछी हुई है पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त भले बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने लगता है पूरी ताकत बंगाल में ही झोंकने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पहुंचे हैं, रोड शो हुआ, शक्ति प्रदर्शन हुआ और इसी शक्ति प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने यह संकेत दे दिए कि चुनाव को लेकर वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की रणनीति अपनाने की तैयारी कर चुकी है। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट समेत तमाम पार्टियों से कम 10 बड़े चेहरों ने आज अमित शाह की मौजूदगी में बंगाल में बीजेपी का दामन थाम लिया है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में किसान के घर जाकर भोजन करके अमित शाह ने यह भी संकेत दे दिए कि वो हर तबके को ममता बनर्जी के खिलाफ अपने साथ करने की तैयारी करके पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मैदान में उतरे हैं। पश्चिमी मिदनापुर में आज अमित शाह मौजूद हैं, वहां रोड शो हुआ, वहां अमित शाह की रैली शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हुई। और आज तक ने इसके बाद अमित शाह से जब खास बातचीत की तो कुछ सीधे सवाल हुए, जिसमें अमित शाह ने दावा किया कि अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 पार करेगी। लेकिन वो बातचीत आपको सुनवाएं उसके पहले रैली में अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किस तरीके से चुनौती दी है, आपको सुनवाते हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं, आपको दल बदल लग रहा है। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो हम आपको बताएंगे दंगल में आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज तक ने जब अमित शाह से बंगाल में आज कुछ सीधे सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आपको उसकी भी एक झलक सुनवा देते हैं। गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी बंगाल आया, 1-1.5 महीने पहले, आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मिदनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मिदनीपुरी जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा। छो नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं और ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मतलब ये है तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना। ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुस होगा। कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी
ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इसे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर, बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई। तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए। हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। तो सुना आपने, अमित शाह ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में उनके गढ़ में जाकर, और साथ ही दावा यह भी कर रहे हैं कि हम तो 200 सीटें पार करने का लक्ष्य लेकर बंगाल के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त श्रीनगर से लाइव दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ आ रहे हैं जितेंद्र तिवारी जो कि एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के। आपको बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुए हैं, उनके इस्तीफा देने के कुछ देर बाद जितेंद्र तिवारी के बारे में भी कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर वो वापस तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा हो गए। हमारे साथ मनोजीत मंडल आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, पढ़ाते हैं वैसे। हमारे साथ जयंतो घोषाल आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की राजनीति पर खासतौर पर उनकी नजर रहती है। आप सबका स्वागत है। शांतनु सेन साहब भी हमारे साथ आएंगे आपसे कुछ मिनट के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा तिवारी जी आपसे है। जितेंद्र तिवारी जी, ऐसे और कितने लोग हैं जो बीजेपी को लग रहा है उनके साथ आ जाएंगे लेकिन असल में आपकी तरह टीएमसी के साथ रहेंगे? जी,
दीदी को जो भी प्यार करते हैं, बंगाल को जो भी प्यार करते हैं, सारे के सारे लोग तृणमूल के साथ ही रहेंगे। बीजेपी तो कह रही है दीदी अकेली रह जाएंगी, आज कहा अमित शाह ने। जी, वो सभा में आए थे और चूंकि ये राजनीतिक सभा है तो राजनीतिक सभा में तो माननीय गृह मंत्री जी ऐसी बात ही कहेंगे, यही अपेक्षा थी, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। वो बीजेपी के सभा में तो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलेंगे, वो बीजेपी के पक्ष में ही बोलेंगे, यही स्वाभाविक है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपका प्यार दीदी के प्रति या बंगाल के प्रति अचानक बीच में चिटक क्यों गया था? आपके बारे में खबरें आ रही थी कि आप भी ज्वाइन करने वाले हैं आज, लेकिन आप फिर वापस हो गए। दीदी के प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ था। दीदी के साथ मैं हूं, ये हमेशा मैंने कहा था। एक भी वीडियो क्लिपिंग यदि आपके पास हो जब मैंने कहा था कि मैं दीदी के साथ नहीं हूं, दीदी को नहीं मानता हूं, दीदी को प्यार नहीं करता हूं, तो आप मुझे दिखा सकते हैं। तो किससे नाराजगी थी आपकी जो आप छोड़ के जाने को तैयार हो गए थे? जी, सिस्टम में कुछ कठिनाई हो रही थी, काम करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे और मेरा आवेग था, जिस आवेग से मैंने दल को अवगत कराया था। दल ने मेरी बात सुनी और मुझे अपने आवेग पर कंट्रोल करने के लिए कहा और पार्टी ने कहा कि जो कुछ आपके मन में है, जो बातें आप कहना चाहते हैं, वो पार्टी के फोरम में आप कह सकते हैं। और चूंकि आप दीदी के चहेते भाई हैं, इसलिए दीदी के साथ पार्टी को और मजबूत करें और संगठन के लिए काम करें, राज्य को और आगे ले जाएं। तो मेरा भी जो भी आवेग था वो समाप्त हो गया और मैं अब सक्रिय रूप से फिर पार्टी के साथ काम कर रहा हूं। आपके साथ के नेता जो आ गए हैं बीजेपी में, वो कह रहे हैं कि टीएमसी अब ममता बनर्जी नहीं चलाती, अब तो कोई और चला रहा है। उसमें वो एक पोल मैनेजर का नाम ले रहे हैं और साथ ही उनके भतीजे का नाम ले रहे हैं। देखिए, जाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए, क्योंकि कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं पद के लालच में दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। दूसरी पार्टी में जब लोग जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजनिंग देना पड़ता है जनता के सामने। यही रीजनिंग वो देना उचित समझते हैं। यदि ये ही मामला था कि तो आज ही क्यों, चुनाव के पहले ही क्यों? चुनाव के पहले भी तो ये निर्णय लोग ले सकते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भय सता रहा है कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊं। दीदी ने बार बार उनको काम करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, जनता का काम नहीं किया। उन्हें ये लग रहा है कि जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश है, तो कहीं पाला बदल के फिर से चुनाव जीत जाए, इस उम्मीद में वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश क्यों कर रही थी टीएमसी? शुभेंदु अधिकारी के साथ तो बातचीत चलती रही लंबे समय तक। जब वो नहीं माने तब जाके टीएमसी ने कहना शुरू किया कि ठीक है आप जाएं, जाते हैं। एक बड़े परिवार के मुखिया का ये जिम्मेदारी होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य यदि रूठा हो तो उसे परिवार में जोड़कर रखा जाए। लेकिन जब तक वो परिवार का सदस्य बना रहना चाहे, तब जब वो अपने आप को परिवार का सदस्य मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर उसे खुली छूट दे दी जाती है। जब तक परिवार में आप बने रहेंगे, परिवार के सदस्य के रूप में अपनी अस्तित्व को बनाए रखना चाहेंगे, तब तक आपके मान अभिमान सारी चीज का ख्याल परिवार के लोग रखेंगे। लेकिन जब आप ये घोषणा कर देंगे कि मैं इस परिवार का सदस्य ही नहीं हूं, तो फिर आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहती है, आप जहां जाए चाहे जा सकते हैं। तो फिर ये बीजेपी को कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि हम 200 सीट पार करेंगे इस बार? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और बंगाल के लोग बड़े नाराज हैं ममता बनर्जी से। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो आज तक मैंने एक भी पार्टी को नहीं देखा जिन्हें यह कहा हो कि चुनाव में हम हारने के लिए जा रहे हैं या हम मेजोरिटी नहीं लाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बिहार में कहा था कि हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का हथकंडा होता है, वो अपनी बातें कहते हैं। लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सुना कि 200 सीट लाएंगे, 300 सीट लाएंगे। इस पर तो बार बार बातें की जा रही है, लेकिन 53,000 करोड़ रुपया बंगाल का जो बाकी है वो हम कब देंगे? बंगाल की उन्नति के लिए आपके पास क्या पैकेज है? बंगाल में जो लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए आप केंद्र सरकार के रूप में कैसे सहायता कर सकते हैं? बंगाल की उन्नति के लिए आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? इस पर यदि कोई चर्चा नहीं हो रही है, केवल हम 200 सीट लाएंगे, 300 सीट लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बंगाल की उन्नति के लिए क्या करेंगे, इसका कोई प्रारूप बीजेपी के कोई भी नेता बंगाल की मिट्टी पर नहीं दे पा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, आप श्रीनगर में हैं,
हालांकि एक्शन सारा बंगाल में हो रहा है और मुझे यकीन है कि आप मिस कर रहे होंगे उसको कि आपको वहां बंगाल में होना चाहिए था इस समय। इस पूरी परिस्थिति में जो आप रणनीति लेके चल रहे हैं वो तो उधार की फौज पे लग रही है रणनीति। 10 लोग आज बीजेपी में शामिल हुए, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में जिन अमित शाह जी गए हैं, हमारे नेता हैं, और उनके जाने की धमक से आप देखिए किस तरह हिल रही है ममता जी की सरकार। अमित शाह जी के जाने से ही इन लोगों का क्या हाल हुआ है। मैं मानता हूं कि हम सब बंगाल के चुनाव में लगेंगे। मैं श्रीनगर से जरूर जुड़ा हूं, लेकिन नजर बंगाल पर है, और श्रीनगर में भी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बहुत अच्छे आने वाले। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता जी का जो भतीजा है वही ममता जी उसी के लिए राजनीति करती हैं। 2 ही लोग हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि राहुल, सोनिया जी के साथ राहुल जी हैं, उसी तरह ममता जी के यहाँ भी उनका भतीजा है। किसी की कोई इज्जत नहीं है। जो उनके पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। किसी से दीदी मिलती नहीं, वहां कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। ठीक है, तिवारी जी कुछ भी कहें, कल इनकी भाषा अलग थी, आज अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के अवाम का, माँ माटी मानुष में यकीन रखने वालों का और ममता जी से प्यार करने वालों का भरोसा पूरी तरह टूट गया है। और ये लोग इसी तरह अंडर एस्टिमेट हमें कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, जब अमित शाह जी ने कहा था कि हम यहां जीतेंगे। लोकसभा में जीते, लेकिन बंगाल में हम 200 के पार जाएंगे। बंगाल के लोगों को, अपने आप को बंगाल के लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वो मिदनापुर के अंदर जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे नंदीग्राम हुआ, वो सब आंदोलन में उस वक्त ममता जी बीजेपी के साथ जब थी तो हम लोग उस आंदोलन में गए थे उनके साथ। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को लगता है कि जिस तरह का आंदोलन हुआ, जो वादे उन्होंने किए, वो पूरी तरह वो वादा उन्होंने तोड़ दिया। और पश्चिम बंगाल के अंदर कोई कानून का राज नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। बंगाल में जब आप राज्य में रहते हैं तो उनको मोदी जी से सीखना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनको लगता है जो उनको वोट देंगे वो अपने हैं और जो वोट नहीं देंगे वो पराये हैं। किस तरह का माहौल है। मैं तो कहता हूं कि जो माहौल कश्मीर में नहीं है, उस तरह उससे भी खराब माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया। कोई बीजेपी का झंडा लेगा, उसका सर कलम कर दो, उसको पोल में टांग दो, उसको फांसी पे लटका दो। पंचायत का चुनाव जो जीतेगा उसको बाहर कर दो। झारखंड में हमको उनको रखना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि ममता जी जितना डराएंगी उतनी ताकत से हम लड़ेंगे वहां। कि ये हमारी पार्टी के लोगों को मार रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग, उन्हीं को तो आप बीजेपी में लेते चले जा रहे हैं। और जब एक इस्तीफा होता है आप उसको अपनी जीत की तरह पेश करते हैं कि देखिए इनका एक और आदमी हमारी तरफ आ गया। तो मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है कि उधार की फौज से कैसे लड़ाई जीती जाती है। देखिए, उधार की फौज नहीं है रोहित जी। पश्चिम बंगाल का जो हित चाहेगा, चाहे हमारी उसकी लड़ाई रही हो, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का हित चाहेगा, जो बंगाल में माँ माटी मानुष के नारों से परेशान होकर यहाँ आया है, उसको जरूर हम साथ देंगे और साथ लेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमारे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर बार जो लोग भी आए हैं उनका हमने स्वागत किया है। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की लड़ाई है, अमित शाह जी का भाषण आपने देखा है, उसमें क्या कहा। ये ममता जी तो कांग्रेस में थी और वो जब तृणमूल उन्होंने बना ली तब दिक्कत नहीं थी। आज कोई दूसरा आ जाता है, कहते हैं वो दल बदलू हो गया। आज मैं मानता हूं कि ये बंगाल की लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये बंगाल की लड़ाई बंगाल के उन भद्र लोगों की लड़ाई है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर ममता जी में सपने देखे थे, वो सारे सपने तोड़ दिए। वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो गुंडे थे वो यहां आ गए, जो कांग्रेस पार्टी के बाहुबली थे वो आ गए। और आज ममता जी की पार्टी में ये हालत हो गई है कि ममता जी की पार्टी में वसूली पूरी तरह है, टैक्स पूरा लगता है। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के वक्त उन्होंने कहा कि जो पैसा लिया है वो लौटा दो। बंगाल में पूरी तरह कट लगता है हर योजना में। इसलिए बंगाल की जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। भरोसा है मोदी जी में, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में। लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो हम अपना दरवाजा बंद नहीं करते। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो एक परिवार के लिए पार्टी चला रहे हैं। हम टीएमसी नहीं है कि सिर्फ दीदी और भतीजा के लिए पार्टी चला रहे हैं।
हम बंगाल के मिट्टी से जुड़े हुए लोग, मजबूत लोगों को जरूर अपने साथ जोड़ेंगे। और ये तो अभी झांकी है, अभी असली खेल बाकी। आप देखिएगा, जैसा अमित शाह जी ने कहा, जब चुनाव चरम पर होंगे तो बस दीदी और भतीजा रह जाएंगे और उनके जो एक सोकॉल्ड सलाहकार हैं वही रह जाएंगे, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। सबको लगता है कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो एक परिवार की पार्टी हो गई, और ममता जी की पार्टी ठीक कांग्रेस पार्टी में जैसे राहुल जी सोनिया जी की पार्टी मानी जाती है, वैसे बुआ भतीजे की पार्टी मानी जाती है। तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां कैसे काम करेगा? ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात पे शांतनु जी से कमेंट लेता हूं, उसके बाद जयंतो घोषाल और मोनिजीत मंडल आपके पास आऊंगा। शांतनु जी, 10 लोग आज बीजेपी में शामिल हुए और शाहनवाज हुसैन यहां खुले तौर पे कह रहे हैं ये तो पहली झांकी है, जब चुनाव पीक पे होगा तब आपको देखेगा असली खेल देखने को मिलेगा। क्या वाकई इतनी भगदड़ मची है जितनी दिख रही है? पहले बात तो ये है, हमको वो दिन याद आ रहा है, हमारे यहाँ पर अभी भी किसी किसी जगह में दोपहर में व्यापारी घुमा करता है और बोलता है घर में टूटा फूटा बर्तन है तो दे दो हम ले लेंगे, घर में टूटा फूटा बर्तन है तो दे दो हमको, हम ले लेंगे। हमको तो लग रहा है पूरा देश में जब किसान भाइयों ने सुसाइड कमिट कर रहा है, तब हमारा जो होम मिनिस्टर है वो ऐसे बर्तन लेके बाकी टूटा फूटा बर्तन मांगने के लिए घूम रहा है द्वार द्वार में। सबसे ज्यादा दुख की बात है, अब तक 20 फार्मर्स का मौत हो गया और उन्होंने वो हमारा होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर जो है वो कभी जा रहा है कि कई जगह पे म्यूनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए और अभी इलेक्शन का फायदा लेने के लिए कभी वेस्ट बंगाल आ रहा है, कभी असम में जाने का बात कर रहा है। लेकिन ये हम लोग के लिए अच्छा शकुन है, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा जहां जहां वो गया है, वो जहां जहां गया है उसका लीडरशिप में जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसका रिजल्ट क्या हुआ हमने देखा है। और रही बात पार्लियामेंट इलेक्शन की, आपको याद है कि दिल्ली का पार्लियामेंट चुनाव में जो 70 असेंबली सीट्स है उसमें 65 उनको मिला था, लेकिन असेंबली चुनाव जब हुआ सही में, जहां पर 51 सीट उसको पार्लियामेंट के हिसाब से जीता था असेंबली में, वो गिर के आ गया 25 में। तो हमको ये कहना है कि देश में जब 20 कृषक मर रहे हैं, जब इतना बड़ा नेशनल इशू है पूरा देश में, जब बीजेपी रन स्टेट में इतना वायलेंस हो रहा है, तो अभी द्वार द्वार में जाके पुराना टूटा फूटा बर्तन मांगने का, जो भीख मांगने का काम कर रहा है। तृणमूल पार्टी इससे कंसर्न नहीं है। तृणमूल पार्टी आइडियोलॉजी लेके चलता है। हमारे पास 35 MP, हमारे पास 200 MLA है। हम लोग शांतनु जी, इस बात को तो आप नहीं इनकार कर सकते ना कि आपके स्टेट में भी वायलेंस तो हो रही है। आप खुद बताते हैं कि आपके कितने लोग मारे गए हैं, पूरी लिस्ट है आपके पास भी, जैसे ये लिस्ट लेके बैठते हैं। वायलेंस हो रही है तभी तो मारे जा रहे हैं ना आपके लोग भी और इनके लोग भी। हाँ, अगर वायलेंस का बात करें तो काइंडली कम ऑन, प्लीज कम अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड देखिए, वहां पर बिहार का स्थिति, यूपी का स्थिति, मध्य प्रदेश का स्थिति जहां पर बीजेपी है, और बंगाल का स्थिति आप देखिए, कंपेयर कीजिए बंगाल कितना अच्छा जगह में है। बंगाल स्टेबल है और ये लोग बाहर से आके दादा बात पॉलिटिकल वायलेंस की हो रही है, बात पॉलिटिकल वायलेंस की हो रही है कि राजनीतिक पार्टी विरोध में एक दूसरे के लोगों का गला काट दे रही हो। ये तो किसी और स्टेट में नहीं दिखता आपके और केरल के अलावा ज्यादा, और आजकल तो केरल से भी इतनी खबरें नहीं आती जितनी आपके यहां से आती। कौन बोला है अपने, कोई तो वजह होगी उसकी। बंगाल में डेमोक्रेसी है, बाहर में जो मीडिया वाला है उसको थ्रॉटल किया जाता है। पीटीआई का जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद किया जाता है, मीडिया को खरीद लिया जाता है। बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में आपको एक मच्छर भी काट दिया तो उसका बाद मीडिया के लिए इंडिपेंडेंस है कि उसको खबर करे, न्यूज करे। और बीजेपी रन स्टेट में जाइए, ऊपर मर्डर भी हो जाएगा तो आपको जबरदस्ती खबर नहीं करने देंगे, और अगर आप खबर कर देंगे तो आपका चैनल बैन कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। जर्नलिस्ट का जो हाल हो रहा है बीजेपी रन स्टेट में, बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको ये एडमिट करना चाहिए। मारुति ने किया आपने देखे होंगे। इससे ज्यादा खराब स्थिति ना देश में कभी आया था, ना देश में कभी हो सकता है। और सबसे दुख की बात है, जो देश का होम मिनिस्टर है, जिसका ड्यूटी है देश का सिक्योरिटी देना, जिसका ड्यूटी है सबको सेफ्टी देना, उसका हालत में जब 20 फार्मर सुसाइड कर रहा है और वो बंगाल में, असम में घूम रहा है कि किसका पास टूटा फूटा क्या है उसको दे दो, हम उसको लेके पार्टी बनाएंगे। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकता है? सबसे पहले उनको अपना घर में जाना चाहिए। पूरा देश का, चलिए वापस आते हैं आपके पास। आप कह रहे हैं कि टूटे फूटे बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं,
सवाल यह कि आपकी पार्टी में इतनी टूट फूट हो रही है, इसका मतलब इतने टूटे फूटे बर्तन हैं, इसका मतलब कि वो बिखर जा रहे हैं। और टूटे फूटे बर्तन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इकट्ठा करने वाला आता है तो बदले में कुछ ना कुछ ले जाता है। बीजेपी किस दम पर यह दावा कर रही है कि 200 सीट बंगाल में अब की बार ले आएंगे? और गृहमंत्री अमित शाह आज उन्होंने पश्चिम बंगाल जाकर एक बार फिर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी। यह कहा कि चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। सुनील मंडल जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, आज तक ने आज उनसे बात की, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। कई नेताओं ने शिरकत की है एक साथ एक मंच पर अमित शाह की उपस्थिति में। हमारे साथ है सुनील मंडल, सांसद है तृणमूल कांग्रेस से। क्या कहूं, आपकी इस समय स्टेटस को क्या होगा? क्या होगा, क्या स्टेटस चाहिए बोलिए? स्टेटस तो बहुत गड़बड़ होगा। आने दिन में आपको समझ में आ जाएगा स्टेटस क्या होगा। बीजेपी के मंच पर तृणमूल कांग्रेस सांसद क्या कहते हैं, इसको कैसे समझाएं हम हमारे जनता को, व्यूअर्स को? आप कैसे क्या बताना चाहेंगे? तृणमूल का जो अभी काम चल रहा है, आईपैक का जो तोलाबाजी चल रहा है, तृणमूल दल जो बिजनेस में शामिल हो गया, इस विरोध में हम है शुभेंदु जी है, हमारा जो एमएलए जो आज आया, आज तो सूचना कर दिया हम। इस बात में उसको पूरा रचना का जब पूरा काम हम करेंगे। नाराजगी है किससे? तृणमूल कांग्रेस में किससे नाराजगी है? आईपैक है, उसका भतीजा है। ममता बनर्जी से? नहीं, ममता बनर्जी के साथ पहले बोला जो उसके साथ हमारा कुछ ही नहीं। ममता बनर्जी का नाराज है इसलिए जो वो देख के आंख बंद कर देते हैं, इसलिए अंधविश्वास है उसका। उसको एक बार आंख खुल के ये मुकाबला कर देता तो ऐसा हाल नहीं होता। जब आप बात कर रहे हैं आज इस मंच पर आने की, क्यों आए हैं इस मंच पर? क्या भरोसा है आगे? भरोसा तो है आम आदमी का। देखिए, हम तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, इसलिए है जो पब्लिक का अपामार पब्लिक का, आम आदमी का, इसको विरोध में है, दल का विरोध में है। क्यों है? हर चीज में तुलाबाजी है। जिससे हम तो बहुत काम किया, गवर्नमेंट काम किया, लोन भी किया। सीपीएम 34 इयर्स में 1,86,000 करोड़ रुपया लोन है, और हमारा 4,55,000 करोड़ रुपया लोन हो गया। ये भी छोड़ दीजिए, काम करने के लिए लोन हो सकता है कि उसको कुछ बात नहीं है। और क्या है? तो संगीत रागी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस और साथ ही आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ब्रेक के पहले जयंत घोषाल, आपने सबकी बातें सुनी, टीएमसी को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। क्या ये एक सामान्य बात है कि चुनाव के पहले वो पार्टी जो इतने लंबे समय से सत्ता में हो, उसके लोग एक के बाद एक लगातार दूसरी पार्टी में शामिल होते चले जाएं? ये नॉर्मल है? देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं तृणमूल के स्पोक्समैन और बीजेपी के स्पोक्समैन दोनों तरफ से बातें सुन रहा हूं। जो मेरा पर्सनल जो राजनीतिक विश्लेषण 35 साल का जो पश्चिम बंगाल का जो अनुभव है, ये अमित शाह जी जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके बहुत एग्रेसिव है। और आप जो कह रहे हैं ना, एक एक करके जो आ रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे होता है चुनाव के पहले, जो मनोबल है वो तोड़ रहा है तृणमूल का, भाजपा का ये एग्रेसिवनेस के कारण। और तृणमूल से शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि ये तृणमूल के लिए बहुत सुखद घटना है, बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी सुनील मंडल भी नहीं बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी का एक लार्जर देन लाइफ इमेज अभी भी पश्चिम बंगाल में है। जैसे मोदी जी नेशनल लेवल में एक पॉपुलर फेस है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी है। और जो एमएलए को टिकट नहीं मिलेगा, कम से कम ऐसे 50 एमएलए हैं जो जिसको अभी इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है। तो अगर वो बीजेपी में आ जाए, और अगर तृणमूल का, अपमानित तृणमूल का अगर आप ब्रांच बना दे बीजेपी को, और स्टेट बीजेपी जो है वो अपमानित तृणमूल का एक ऑफिस खोले, तो ये भी बीजेपी का भी एक प्रॉब्लम है लीडरशिप का। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का स्ट्रांग स्टेट लीडरशिप होता
तो तृणमूल के से उधार लेने का जरूरत भी कम होता, जरूरत ही नहीं होता। मैंने रोहित जी, मैंने सुखराम बूटा सिंह को भी देखा बीजेपी में ज्वाइन करना, और सुखराम जब टेलीकॉम स्कैंडल था, ज्वाइन करने के बाद वो भी वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया था, और बूटा सिंह का झारखंड का केस था। तो मैं ये कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जब पैसा ले रहे थे, टेलीविजन में जब दिखाया था, मुकुल राय का जो स्कैम था, वो आज बीजेपी ये उठा नहीं सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन तृणमूल जो है, उनके जो मास बेस है, शुभेंदु का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जानते हैं वह मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है। नंदीग्राम तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या शुभेंदु अगर अलग पार्टी करता अलग बात है, भाजपा में ज्वाइन करने से क्या मुस्लिम वोट बीजेपी में चला जाएगा? लेकिन मैं ये कहूंगा, अमित शाह जी इतना एनर्जेटिक, इतना एग्रेसिव, और अध्यक्ष बनने के बाद, अब याद कीजिए अमित शाह जी ने बोला था पैन इंडियन पार्टी बनने के लिए बंगाल को दखल करना जरूरी है। तो आप शुरू में ही जो बोले थे ना कि दन दन साम, जो भेद चाणक्य का जो नीति है, वो चारों जो नीति वो इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा। इसीलिए ममता बनर्जी के लिए चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चैलेंज है इस बार। रोहित जी, लेकिन संगीत रागी, क्या उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, या फिर सामने भले ही बढ़त दिखती हो, जमीन पर जो बात ये कह रहे हैं कि समीकरण उनके पक्ष में नहीं जाएगा, भले शुभेंदु अधिकारी इनके पास आ जाएं, क्योंकि वहां वोट बैंक सपोर्ट नहीं करेगा? देखिए संगीत रागी, दो तीन बातें रोहित जी। सांस्कृतिक भारतीय जनता पार्टी और संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बंगाल के बगैर अधूरा है। बंकिम विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष की भूमि से जहां से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निकला, जब तक उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं होता है, जब तक उसकी धमक नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी का अभियान अधूरा रहेगा। दूसरी बात, देखिए, ये सिर्फ ये कह देने से कि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप में सच्चाई है। यदि पार्टी के आपके मास बेस के लोग यदि उखड़ करके यदि आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा नहीं होता है। मैं भी राजनीति को पिछले 40 साल से देख रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, पढ़ाता भी हूं, और ये मैं कह सकता हूं कि यदि कांग्रेस के एमएलए ज्वाइन करते हैं, सीपीआई के एमएलए ज्वाइन करते हैं, सीपीएम के एमएलए ज्वाइन करते हैं, यही वो चीज था जब वामपंथियों के खिलाफ जब लहर उठी थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तब इसी प्रकार का भगदड़ मचा था। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर नहीं है, ये एक भगदड़ है जो बताता है कि आने वाली राजनीति का संकेत किधर है, आने वाली राजनीति की दिशा कैसी है। और तीसरी एक बात, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, इस देश के जितने भी रीजनल पार्टी खड़े हुए, वे करीब करीब पारिवारिक पार्टी में कन्वर्ट कर गए। शिरोमणि अकाली दल से लेकर के यदि दक्षिण की राजनीति में आप जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, बिहार में, सारे के सारे रीजनल पार्टी परिवार पार्टी में कन्वर्ट हो गए। ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस से टूट करके खड़ी हुई थी, और वो एक परिवार की पार्टी के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर चुकी थी। जब भी हम बात करते हैं तो उनके बाद कहा जाता है कि उनका उत्तराधिकारी जो होगा वो तृणमूल का कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि उनके भतीजे होंगे, वही सारे कारोबार संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों का जो अपने खून पसीने लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, उनके बीच में तृणमूल से जो मोह भंग होना है वो सहज होगा। और मुझे लगता है ये नाराजगी तो बीजेपी में भी आएगी कि जो लोग खून पसीना लगा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के पीछे लग के इतने वर्षों से बंगाल में जमीन बनाने के लिए, उनको भी दिख रहा होगा कि अचानक देखे तृणमूल से बाढ़ आ रही है, और एक के बाद एक सारे नेता तृणमूल के आ रहे हैं, उन्हीं को तवज्जो मिलने लगेगी। नेतृत्व तो बीजेपी के पास बंगाल में अपना नहीं है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं सारे नेता। ये स्थिति तो यहां भी आएगी। देखिए रोहित जी, यदि आपको चुनना पड़ेगा, कई बार होता है कि आप बड़े दुश्मन को यदि आपको, मैंने बार बार इसीलिए कहा बड़ा दुश्मन, क्योंकि 37 साल तक बंगाल की राजनीति वामपंथी आतंकवाद के साये में जिंदा रही, और पिछले 10 साल की राजनीति जो है उसकी जो यदि हम दिशा देखें तो नोआखाली के बाद बसीरहाट और मालदा हुआ, वो आने वाली राजनीति जो है वो पॉलिटिकल राजनीति बंगाल की जो है वो इस्लामिक आतंकवाद के साये की तरह धकेली जा रही है।
मुझे लगता है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता जो होंगे इस चीज को जरूर इनका मूल्यांकन करेंगे, और मुझे उनको लगता है कि यदि बंगाल की समृद्धि को, सांस्कृतिक समृद्धि को बचाए रखना है, मनोजीत दादा, स्थिति में इन सारी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें सिर्फ ऐड करना है। ओके मनोजीत दादा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या भगदड़ है वाकई तृणमूल कांग्रेस में जैसा ये लोग कह रहे हैं? हाँ बोलिए जयंतो साहब, आप बोलिए पहले, फिर मनोजीत बोल लेंगे। बोलिए जयंतो। एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको जानकारी होना चाहिए, शायद आप जानते नहीं है, बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूं। अधिकारी जो परिवार है, पिताजी है, शुभेंदु है, शुभेंदु का भाई एमपी बने थे, ये भी एक परिवार है, तो ये परिवारवाद नहीं है। और वहां अभिषेक कहाँ है? दूसरी बात है, शुभेंदु का 3 मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था, एक सेंटेंस, तीन मिनिस्ट्री था, 5 कोऑपरेटिव का चेयरमैन, शुभेंदु अधिकारी हल्दिया डेवलपमेंट का चेयरमैन। तो ये सब क्या शुभेंदु अधिकारी को इतना कुछ दिया, ये कहाँ है अभिषेक? पूरा मेदिनीपुर आउटसोर्स हो गया था। पोर्ट जो है हल्दिया पोर्ट, वो भी शुभेंदु अधिकारी वॉज द चेयरमैन। तो ये आपको बोलना गलत है कि अभिषेक इज नथिंग देयर। वो ये एक आपने भी अभिषेक को सामने खड़ा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक बात है। व्याख्या करने दीजिए मुझे। एक परिवार के व्यक्ति, उसका बेटा, उसकी बेटी राजनीति में आए तो ये बात समझ में आती है, लेकिन यदि वही परिवार उसकी पूरी राजनीति को संचालित करे, यदि बेटा का की पुत्री, ऐसी पार्टी को हम पारिवारिक पार्टी कहते हैं, क्योंकि निर्णय करके संकुलित हो जाता है। ठीक है, चलिए मनोजीत जी से कमेंट ले लें। भाई, आप पार्टी के टॉप पर परिवारवाद नहीं होना चाहिए, पार्टी के भीतर छोटे छोटे बहुत सारे परिवारों को पनपने दे सकते हैं, यही बात कह रहे हैं ना रागी जी? वापस पूछूंगा आपसे, मनोजीत मंडल जल्दी से, क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ है जैसा ये बता रहे हैं संगीत रागी कि हाँ जी भगदड़ मची हुई है एकदम, केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है? जो वीर सावरकर के पार्टी, वो पार्टी खुदीराम बोसु को मना रहे हैं, जिसने 5-6 माफिया मांग के फांसी से और जेल से छूटी। यही है इस देश का हाल है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो फंडामेंटल्स लीनिंग थे, उसी पार्टी का। अरे आप बोल लो प्लीज, learn some manners. I've been sitting for the last 40 minutes. Learn some manners. Learn some manners. Learn some manners. You may be teaching but you don't know manners. तो ऐसे में बात नहीं चलेगी। ऐसे में बात नहीं, ऐसे में कोई डिबेट नहीं हो सकता। आप उनको बोलने दीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके प्रशस्ति ऐसे में बात डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे में डिबेट नहीं हो सकती। आप संगीत जी उनका कमेंट पूरा तो सुनिए कम से कम पहले, उनकी बात तो सुनिए पहले। ब्रिटिश किस तरह का मतलब बड़ा अंतर था, ये किस तरह का? ये कहता है, ये पढ़ाता है। रागी जी जब आप बंगाल के चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इन्हीं चीजों के जवाब देने होंगे आपको, क्योंकि जब वो बैठ के यहाँ बोल रहे हैं तो आप बंगाल की रैलियों में भी तो यही सब सुनेंगे, उसका जवाब आपको वहां भी देना होगा आपको। देखिए, ठीक, बात पूरी कीजिए फटाफट, समय कम है। एक बात खत्म कीजिए, समय कम है। और एक बार आपको ये प्रमाण हो चुका है कि सबसे वायलेंट पार्टी है बीजेपी। स्टूडियो में ये लोग प्रमाण कर चुके हैं, किसी को बात नहीं करने देते हैं, गाली देते हैं ममता दी को। देखिए, मैंने एक इतिहास के बारे में भगदड़ है या नहीं है? इतिहास है जो भगदड़ है, ये बात आप बोलेंगे, जो भगदड़ करके जा रहे हैं ना, वो वापस भी आ रहे हैं और ये भी आ जाएंगे। यहाँ पर जो दिलीप, मुकुल और कैलाश के जो ट्रायो है ना, किसी को काम नहीं करने देता है। इससे बड़ा लीडर है शुभेंदु जी। शुभेंदु जी के घर के अभी 2 MP हो टीएमसी के है, एक चेयरमैन हो टीएमसी में है, और इसीलिए हम तृणमूल लोगों को जो डिफेंड करते हैं उनको सलाह दूंगा, डोंट स्कोल्ड हिम, डोंट अब्यूज हिम। हम जानते हैं यहाँ बीजेपी का क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर। आप सब तृणमूल के अंदर झांक के आप देख रहे हो। यहाँ देखिए, दिलीप घोष का पूरा गला सूख गया था, मुकुल राय चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है।